You are welcome my YouTube channel MPT English Classes। आज काफ़ी दिनों के बाद हम और आपका आमना सामना फेस टू फेस हो रहा है। काफ़ी दिन हो गए, इससे बहुत पहले वीडियो आया था, कुछ दिक्कतें थी, इस वजह से हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब दोबारा से अपना क्लास कंटिन्यू होगा। इससे पहले हमने ग्रामर पढ़ रहे थे। ग्रामर में क्या था, ग्रामर में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने जाना था ग्रामर किसे कहते हैं, फिर लैंग्वेज किसे कहते हैं, फिर लेटर्स क्या होता है, फिर वर्ड्स क्या होते हैं, फिर पार्ट ऑफ स्पीच जाना था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कि वर्ड के भेद कितने होते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। सबको स्टेप बाय स्टेप रूप से पढ़ रहे थे। फिर मैंने बताया था अब हम इन सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे कि कैसे कैसे इनका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले हम टेंस पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए उसका वो घटना किस समय में घटित हुई है, किस समय में घटित हुई है, या उस घटना की समय काल परिस्थितियाँ क्या हैं। तो जब तक हम उसकी समय काल परिस्थितियाँ नहीं जान लेंगे, तब तक हम उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सबसे पहले उनके टेंस का, टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट जानेंगे कि वास्तव में टेंस होता क्या है और टाइम से कैसे इसे रिलेट करते हैं। उसके बाद हम टेंस को वन बाई वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले हम टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे टाइम से कैसे रिलेशन होता है टेंस का। उसके बाद प्रत्येक टेंस के जितने भी भाग होते हैं वन बाई वन करके हम उनका अध्ययन करते चले जाएंगे। और देखना, आप लोग अगर मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं उतना ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ाऊँगा और आपको लगेगा कि हमें कुछ नॉलेज मिल रही है, हमें कुछ नॉलेज मिल रही है। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं टाइम। क्या देखते हैं भाई? टाइम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय। समय क्या होता है और ये टाइम क्या होता है, देखिएगा। समय कैसा है, और जो समय की सीमा जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है, तो समय हम अब इस समय हैं, इससे पहले जो हमारा घट गया वो भी समय था, जो हमारे आने वाले वक्त में जो होगा वो भी समय है, और अभी जो चल रहा है वो भी समय है। लेकिन इस समय को किस प्रकार हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, समय काल परिस्थितियाँ किस प्रकार से हमारी घटित होती हैं, और उस समय काल परिस्थितियों के अनुसार उस समय को हम किस भाग में, समय के किस भाग में रखते हैं। समय मैंने क्या बताया, समय तो अनंत है, अनादिकाल से चला आ रहा है और हमारे जीवन में भी चलता ही रहता है। जब तक हम होते हैं और जब नहीं होते तब तक समय अपनी जगह स्थिर होता है। लेकिन जो समय काल, जो घटनाएं घटित होती हैं वो समय काल परिस्थितियाँ हमारे अनुसार घटित होती हैं, और उन्हें हम किस प्रकार आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस समय में घटित हुई हैं। ठीक है, तो समय का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, सबको पता है समय क्या होता है। ठीक है, तो अब इससे ही एक चीज़ बनती है टेंस। क्या बनती है? टेंस। ठीक है, अक्सर लोग लिख देते हैं समय को काल होता है, काल होता है। काल का मतलब भी बेटा एक समय ही होता है, एक समय ही होता है। तो समय और काल, तो हम इसे समय ही क्यों नहीं लिख देते, काल क्यों लिख देते हैं? तो देखिएगा टाइम और टेंस किस प्रकार रिलेशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस आया कहाँ से। टेंस के लिए एक शब्द होता है टेम्पस। टेम्पस लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। आपको ज्ञात होगा कि अंग्रेजी के, इंग्लिश के ज़्यादातर शब्द फ्रेंच, लैटिन और दूसरी लैंग्वेजों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है डायमेंशंस ऑफ टाइम। डायमेंशंस ऑफ टाइम, डायमेंशंस ऑफ टाइम। देखिएगा, समय के आयाम, हिंदी में क्या हुआ, समय के आयाम। मैंने क्या बताया था
कि समय जो है वो अनंत है, समय है अनंत है, इन्फिनेटिव है, पढ़ा होगा आपने, इन्फिनेटिव है, अनंत है। तो इस अनंत समय में हम अपने किए गए कार्यों को, एक्शंस को किस समय में रखें जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये कार्य होने वाला है, कि ये कार्य हो चुका है, ये कार्य हो रहा है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टेंस की। और टेंस किस शब्द से बना है? टेम्पस, जिसका मतलब होता है डायमेंशंस ऑफ टाइम, समय के आयाम या समय की भुजाएं, समय की भुजाएं। ठीक है, अब बात आती है कि समय की कितनी भुजाएं होती है। तो टेंस क्या होता है? समय की 3 भुजाएं होती हैं या 3 आयाम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी सबके कि जो समय के 3 आयाम हमने निश्चित किए हैं, समय को 3 भागों में हमने अपनी सुविधा के लिए बांट लिया है। समय तो अनंत है, एक समय से आता है, उसे काट बांट नहीं सकते क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार काम को, एक्शंस को, उन्हें प्रदर्शित करने के लिए, ये बताने के लिए ये कार्य कब होगा, ये बताने के लिए हमने उसे अपनी सुविधा के लिए 3 चीज़ों में बांट लिया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 चीज़ें जो भी हैं, 3 चीज़ें जो समय को डिवाइड करती हैं, अपने सुविधा के लिए हमने जो किया है, इन्हीं को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस, यानी समय के आयाम। समय के जो आयाम हैं, समय को जो हमने बांटा है अपनी सुविधा के लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसे क्या कहते हैं? इसे टेंस कहते हैं। ठीक है, इसे टेंस कहते हैं। टेम्पस मतलब समय के आयाम। समय के जो आयाम हैं, जो हमने अपनी सुविधा के लिए किए हैं, कार्य, एक्शन को बताने के लिए, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और ब्रॉड टाइम क्या है? टाइम बेटा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और जब उसको 3 भागों में अपने हिसाब से बांट लेते हैं, उसे हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं दोबारा से और दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, टेंस समझ गए? टाइम क्या होता है? टाइम एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। उस टाइम को हमने 3 भागों में अपनी सुविधा के लिए बांट लिया है, यानी कि समय के आयामों को। और ये तीनों भाग जब एक साथ होते हैं, इन तीनों भागों एक साथ होने को, इन वर्गीकरण को ही क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। मैंने टाइम बता दिया है आपको। इसे 3 भागों में बांटते हैं, सबको पता है, सबको पता होगा। 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट, कौन से? प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। 3 आयाम होते हैं और इन सबको मिलाकर क्या बनता है? टेंस बनता है। ठीक है, तो प्रेजेंट सबको पता है, वह समय जो क्या है? चल रहा है। क्या है? जो प्रेजेंट क्या होता है? जो चल रहा है, चल रहा है, जो हम अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे हैं, जो अपनी आंखों के फ्रंट ऑफ आइज क्या कर रहा है? घटित हो रहा है। दूसरा क्या है? जो बीत गया, जो बीत गया। फ्यूचर क्या होता है? आने वाला है, अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन, यानी घटित होने वाला है, भविष्य में। तो ये 3 होते हैं। अब 3 होते हैं, इन तीनों को अपनी सुविधा के लिए भी हमने आगे क्या कर दिया है? आगे बांट लिया है। कैसे? कई काम ऐसे होते हैं, मान लो जैसे आज आपसे कोई पूछे, स्टूडेंट हो आप, क्या करते हो? शाम को आपसे पूछें आप क्या करते हो, उस समय आप चाहे कुछ भी कर रहे हो तो आप कहोगे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ। उस समय तो नहीं कर रहे होगे, लेकिन वो तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, वो तुम्हारे जीवन की एक आदत है और एक वो तुम्हारे जीवन का शेड्यूल है। आप पढ़ाई करते हैं लेकिन उस समय नहीं कर रहे होंगे, तो वो बात भी आप क्या प्रेजेंट में बता रहे हैं। हाँ, और कुछ चीज़ें उस समय जो कर रहे होंगे आप, कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, वो उस समय चल रहा, वो भी प्रेजेंट है।
अच्छा, आप कहीं बैठे हो और एकदम उठ के आए, 1 सेकंड पहले ही आपसे पूछ लिया अभी क्या कर रहे थे आप, बोले मैं बैठा था या बैठा हूँ, ठीक है। तो 1 सेकंड पहले की बात, अभी क्या किया, अभी मैंने खाना खाया है। बोले कहाँ से आ रहे हो, अभी मैं खाना खाया है, मतलब अभी घर से निकले थे, खाना खाया 1 सेकंड पहले, वो भी प्रेजेंट है। तो उन्हें बताने के लिए हमने इनके भागों को भी अगले वर्गीकृत कर दिया, आगे बढ़ा दिया कि इन चीज़ों को हम कैसे करके बताएं। प्रेजेंट में भी कई चीज़ें हम कई तरीके से बताते हैं, तो उनके लिए हमने आगे बताया है। पहला है इंडेफिनिट, क्या है वालों, इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या है, कॉन्टिन्यूअस। फिर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ऐसे ही पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए भी हमने इसे वर्गीकृत किया है। सबसे पहले इंडेफिनिट, क्या है, इंडेफिनिट। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और दूसरा है परफेक्ट, क्या है, परफेक्ट। और अगला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के सारे भाग हैं, 1 2 3 4, मतलब प्रत्येक प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, यानी कुल मिलाकर हम इन्हें 12 तरीके से पढ़ते हैं, 12 भागों में पढ़ते हैं। यानी एक्शन जो है, जो हम एक्शन करते हैं वो 12 समय में हो सकता है, मतलब समय के 12 आयामों में क्या हो सकता है, वो एक्शन हो सकता है। समय के 12 यानी 12 आयाम ऐसे हुए जिन्हें हम अपने कार्यों को बताते हैं। अब उन एक्शंस को हम क्या करते हैं, आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो एक्शन इतने तरीके से होता है कि हम उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए इतने टेंस की आवश्यकता बढ़ती है। 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम। इंडेफिनिट की बात करेंगे, प्रेजेंट से पढ़ेंगे, पास्ट फ्यूचर तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं जो हमें बार बार, जिसने पढ़े हैं डांस उन्हें तो नहीं, लेकिन जो पहली बार सीख रहे होते हैं उन्हें बार बार कन्फ्यूज करती है। इन सबको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हमने सुना प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। फिर हमने बताया था इंडेफिनिट, बताया था, क्या बताया था, इंडेफिनिट। फिर बताया था कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही हमने बताए थे। लेकिन जब हम इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें कन्फ्यूज करती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वह स्कूल जाता है, ता है तो आता है, लेकिन है की अंग्रेजी नहीं लगती है। तो इससे पहले हम पढ़ने से पहले प्रेजेंट में हम इज, एम, आर का प्रयोग पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। इन्हें हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो इजारम होता है, होता क्या है, देख लेंगे एक बार इजारम क्या होता है। इसके बाद हम एक 1 बाय 1 करके इंडेफिनिट पढ़ेंगे। वी एक वर्ब होती है, एक वर्ब होती है वी, वी मीन्स होता है होना, वी मीन्स होता है होना। तो इसका प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो इज, एम, आर। और इसी की अगर पास्ट फॉर्म की बात करें, पास्ट फॉर्म की बात करें तो होता है वाज और वर, क्या होता है, वाज वर। तो पहले हम इजारम को पढ़ लेंगे, फिर प्रेजेंट के पढ़ लेंगे, फिर वाज वर को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पास्ट के सेंटेंस पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाने लगते हैं, मेरे आने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ठीक है, बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, सही है, मैं तेज़ चल रहा था, मतलब बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो टिपिकल होते हैं, बना लेते हैं। लेकिन छोटा सा एक सेंटेंस होता है तो हमें उसे बनाने में, हमारे जो बच्चे होते हैं उन्हें बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो हम वैसे सेंटेंस जानेंगे, जैसे तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या है, इतना छोटा सेंटेंस, ये क्या है, ये कैसे है, ये सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है। और बड़े बड़े सेंटेंस बना लेते हैं, हिंदी मीडियम बच्चों के साथ अक्सर ये ऐसा होता है। तो ये सब दूर करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस, और हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, इसके साथ साथ सेंटेंस सीखने के साथ साथ हम अपनी स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो डेली लाइफ में हमारे यूज़ होते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ ऑफ इज आर एम, यूज़ ऑफ इज आर एम देखेंगे। यूज़ ऑफ इज एम आर को देखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में।
तो इनका प्रयोग कौन से टेंसों में करते हैं? सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ता है, मैंने बताया था कि हमें सबसे पहले ये पहचानना पड़ता है कि ये जो वर्क है वो समय के कौन से आयाम में घटित हुआ है, या किस प्रकार के एक्शन को, किस प्रकार की चीज़ को बताने के लिए हमें किस प्रकार के टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें इज आर एम का प्रयोग कौन से चीज़ों को बताने में होता है। तो देखो, जो ये सेंटेंस होते हैं, इसमें क्या होता है, इन सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता, कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है। कहते हैं कोई एक्शन नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, और जहाँ एक्शन नहीं होता वहाँ इज आर एम का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब एक्शन वर्ब नहीं होती, फिर वर्ब कहते, वर्ब किसे एक्सप्लेन करती है? एक्शन। ये पढ़ाया था, वर्ब किसे एक्सप्लेन करती है? एक्शन को। लेकिन वो एक्शन क्या होता है? वो एक्शन रियल नहीं होता, वो एक्शन स्टैटिक होता है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि वर्ब एक एक्शन वर्ब है, वर्बम शब्द से बनी है। किस शब्द से? वर्बम। इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बगैर कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो एक्शन नहीं होता, लेकिन वर्ब तो एक्शन को डिनोट करती है। तो बताया था वर्ब टू टाइप की होती हैं, एक बताया था स्टैटिक और एक बताया था रियल। रियल वो होती है जिसमें एक्शन होता है, और स्टैटिक में एक्शन नहीं होता, ये स्थिर होती है। तो इसमें वही होती है वर्ब, इज, एम, आर, वाज और वर। ठीक है। एक बताया था इसमें मॉडल होती हैं। क्या होती हैं? मॉडल्स। कैन, कुड, मे, माइट, ये वगैरह होती हैं। इसमें कौन सी होती हैं? इसमें मैंने बताया था फाइनिट वर्ब। कौन सी होती हैं? फाइनिट और नॉन फाइनिट। फाइनिट नॉन फाइनिट में बताया ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है। तो इसमें कौन सी वर्ब होती है? स्टैटिक, जिसे कहते हैं स्थिर वर्ब। क्या कहते हैं? स्थिर वर्ब। इसलिए इसमें एक्शन नहीं होता। रियल वर्ब होती तो उसमें एक्शन होता है। यानी कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो स्टैटिक होती हैं। आगे बात समझ में? आगे देखिएगा। तो ऐसे वर्ब होते हैं, जैसे अब सबसे पहले हमने सेंटेंस पढ़ाए थे, तो आपको बताया था कि सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो हम सबसे पहले 3 प्रकार के सेंटेंस देखेंगे। असर्टिव में 2 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। तो हम ये 3 प्रकार के सेंटेंसों को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। बकाया इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं या ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, उन्हें बनाने के लिए, उनका ट्रांसलेशन करने के लिए एक अलग रूल्स अप्लाई होते हैं। उसमें टेंस या इज आर एम का प्रयोग नहीं करते हैं, ये रूल लागू नहीं होते हैं उन पे। ठीक है। तो इसलिए अभी जब हम इज आर एम और वाज वर या टेंसों का प्रयोग करेंगे, उसमें केवल यही अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का ट्रांसलेशन सीखेंगे। आगे देखिएगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई भी बात यस या हाँ में होती है। ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, इज, एम, आर। ठीक है। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट इसलिए होगा क्योंकि वर्ब होती है, उसके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर या फार्मूला बन गया है। आगे देखिएगा। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ऐसे सेंटेंसों का यूज करेंगे जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है। और सब लोग गए? सब गए? छोटू बैठ लो, तुम बैठो, तुम्हारे पापा गए हैं? चलो एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट उसका
एक सेंटेंस देखते हैं, दिमाग कैसा है, खराब है, उसका दिमाग खराब। देखिएगा ये सेंटेंस है लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ना कुछ खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, आने का, जाने का, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन हो रहा है। देखिएगा उसका दिमाग खराब है, कोई काम तो है, कोई चीज़ तो है, किसी चीज़ के बारे में बताया गया है लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है। और जहाँ एक्शन नहीं होता वहाँ हम इस आर का प्रयोग करके सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, देखिएगा अब मैंने एक चीज़ बताया था, उसका दिमाग खराब है। देखिएगा सेंटेंस, अब रूल्स थोड़े से देख लेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वहाँ पर इज का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ आर का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट अगर आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी सब्जेक्ट के बारे में बताई थी, यही देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे सब्जेक्ट के पहचानते हैं। तो किसी भी सेंटेंस सब्जेक्ट पहचानने के लिए दो शब्द लगाते हैं, हु, कौन या किसने, कौन या किसने। ठीक है, या सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई जिसके जो कार्य करता है, जो कार्य करता है। अब इन सेंटेंसों में कोई कार्य होता नहीं, एक्शन होता नहीं, तो एक और तरीका होता है जिसके विषय में बात होती है, वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए कौन या किसने दो शब्दों का उपयोग करेंगे। देखिएगा किसका दिमाग खराब है या क्या खराब है, तो उसका दिमाग खराब है। किसका दिमाग, चाहे वो लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है। तो इस टाइप के सेंटेंसों को बनाने के लिए कि ही लगा लेंगे या लगाएंगे सी, ही या सी। अब हमें नहीं पता कि लड़की का दिमाग खराब है या लड़के का। लड़के का खराब है तो ही और लड़की का खराब है तो सी। ठीक है, लगा लिया। अब दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज। क्या लगेगा, इज। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ना आ रहा तो कोई बात नहीं। देखो, और दिमाग खराब होने के लिए एक फ्रेज यूज होता है, आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ माइंड, ये हो गया। देखो, सी इज या ही इज आउट ऑफ माइंड। सी इज या ही इज आउट ऑफ माइंड। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको लिखना, पढ़ना और बोलना। तो इसके साथ साथ, लिखने के साथ साथ, समझने के साथ साथ बोलते चले जाएंगे, सी या ही इज़ आउट ऑफ माइंड। ठीक है, ये क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। आगे देखेंगे, एक और सेंटेंस देखेंगे, बुरा विचार है। कैसा विचार है, बुरा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिएगा कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। दिस इज इंसेन। कैसा है, दिस इज इंसेन। ये एक बुरा विचार है। अगर देखो, देखेंगे ध्यान से, आई के साथ सेंटेंस आता है कोई, मैं बहुत काम में डूबा हुआ हूँ। मैं काम में बहुत हुआ। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, अब कौन है सब्जेक्ट, देखिएगा मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। और आई के साथ मैंने बताया था क्या आता है, एम। अब काम में डूबा होने के लिए हम भी एक फ्रेज यूज करेंगे, एक फ्रेज यूज करेंगे, अप टू नेक ऑफ वर्क। अप टू नेक ऑफ वर्क, काम में डूबा हुआ के लिए आई एम अप टू नेक ऑफ वर्क। आई एम, या ऐसे बोल देते हैं, एक साथ बोलते हैं आम। क्या बोलते हैं, आम अप टू नेक ऑफ वर्क। ठीक है, काय में, आई एम अप टू नेक ऑफ लव।
मैं प्यार में डूबा हुआ, फालिंग में प्यार में गिर गया, मैं प्यार में पड़ गया, वो होता है मैं प्यार में। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें नो, नेवर, नॉट या सीधे से कहेंगे बात काय में होगी, नहीं में होगी। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब सेंटेंस देखेंगे एक दो, फिर क्लियर हो जाएगा। एंड एक सेंटेंस देखते हैं। कई बार होता है हमारे सामने कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ झाड़ते हैं लेकिन वास्तव में उन्हें कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए सेंटेंस है, उसे कुछ नहीं आता है, नहीं आता है। बहुत अच्छा सेंटेंस देखेंगे, किसे नहीं आता है, उसे। ही के साथ क्या आएगा, इज एट नथिंग। ये थोड़ा लीक से हटके है क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, ही इज एट नथिंग। नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं होना। आ रही बात सर, वो कुछ नहीं जानता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। हाँ नहीं वो ठीक है, वो सब ठीक है। अभी हम इजारन की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं आता है तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें ये होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है प्रेजेंट वर्तमान में और कोई घटना घटित हो रही है, उसका समय दिया हुआ नहीं हो, मतलब पता नहीं है वो घटना किस समय में घटित हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है, सिर्फ ता है तीये से नहीं होता। अब आपको एक चीज़ हम दिखाते हैं, जैसे सेंटेंस है मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। अब इसमें ता है ती है नहीं है, ता है ती है नहीं है, ये इजारन का वाक्य लग रहा है क्योंकि कर्म के तुरंत बाद है आ गया है। ठीक है, आ रही बात समझ नहीं आ रही, और ता है ती है भी नहीं है इसमें। और मैंने कहा कोई एक्शन नहीं होता है, इजारन वाले में कोई एक्शन नहीं होता, और इसमें कोई एक्शन हो रहा है, मुझे विश्वास है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन ये वाक्य काय में बनेगा। अब मैं अगर इसे इसमें बनाऊं, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, बिलीव मीन्स विश्वास, मैं विश्वास हूँ, गलत है। तो इसको हम ऐसे करके बनाते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे उम्मीद है यानी मैं उम्मीद करता हूँ। तो कई चीज़ें ऐसी होती देखने में कैसी लगती हैं लेकिन होती कहीं और की हैं, तो निकल देखने पे नहीं जाएंगे क्योंकि क्वालिटी को भी समझेंगे। ठीक है, तो इसे बनाएंगे आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। उसी प्रकार से ये है ही इज नथिंग, ही इज एट नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देखो ध्यान से। जैसे लिखा है गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये भी इजारन का प्रयोग है। तो बनाएंगे, ट्रांसलेट, देयर इज नो, कोई नहीं है, कोई नहीं के इंग्लिश हम नो लगाते हैं। देयर इज नो डॉक्टर इन द विलेज, ठीक है, इजारन का प्रयोग हो गया। अब देखिएगा इसके बाद एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा, जैसे कई बार चीज़ें होती हैं हमारे सामने घटित होती हैं, हम कहते हैं यह स्वीकार्य नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। देखिएगा कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या स्वीकार्य नहीं है, इट या दिस जो भी सूटेबल रहेगा, इज नॉट। एक चीज़ हम बताते जाएं आपको साथ में, देखिएगा इज और नॉट प्लस नॉट, इसे क्या करेंगे इजंट, आर प्लस नॉट हो जाएगा आरंट। ठीक है, तो इसे शॉर्टकट बोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो दिस इज नॉट या इजंट एक्सेप्टेबल, ये क्या है, ये स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस आते रहते हैं। इसे
थर्ड फॉर्म कहाँ, एक्सेप्टेबल, ये तो फर्स्ट है। कैसे थर्ड फॉर्म कहाँ है? एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल। हाँ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एक्सेप्टेड है तो वो स्वीकार्य है, तो नहीं इसमें कैसे लग जाएगा, वो तो पैसे बन जाता, ठीक है। अब देखिएगा आगे देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो कहाँ आता है? सेंटेंस में सबसे पहले। और एक क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है? सेंटेंस के बीच में। इसमें पहले आता है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और जो इसमें बीच में आता है उसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनका फार्मूला, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले वाले का स्ट्रक्चर की बात करें तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या लगाते हैं? WH वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ड में WH आता है तो इसे WH लगा के और इसे बिल्कुल सेम टू सेम कर देते हैं। अब ध्यान रखेंगे अगर इज नॉट आ जाता है तो लिखित, अगर रिटन में हम ज़्यादा देखते हैं यहाँ लगा होता है, अगर हम स्पीकिंग देखें तो यहीं पर लग जाता है, तो यहीं पर लग जाता है। आप जैसा देखेंगे देखते रहिएगा, एक एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या आप रविवार लिख लेते हैं, रविवार को मिलोगे? क्वेश्चन मार्क। देखिएगा कौन? आप। कौन? आप, यानी कि इसके साथ क्या है? आपकी इंग्लिश यू होती है। अब यू प्लूरल है, इसके लिए इससे पहले क्या आएगा? आर, क्योंकि क्या क्यों शब्द कहाँ है? सबसे पहले। और सबसे पहले होता है तो उसमें इंग्लिश ना लगाकर हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। आर यू अवेलेबल ऑन संडे? क्या आप संडे को अवेलेबल रहेंगे? ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे क्या तुम पागल हो? क्या तुम पागल हो? ये सेंटेंस होते हैं। क्या तुम पागल हो, इसको हम कैसे सेंटेंस करेंगे? या क्या वह पागल है? क्या वह क्या है? पागल है। कौन? वह। ही के साथ क्या आता है? इज, ठीक है, पहले, ठीक है। और पागल, क्रेजी, क्या वह पागल है? क्या यह आपका है? क्या ये आपका है? देखिएगा अब क्या ये क्या हो जाएगा? इज इट योर्स? हमने पढ़ाया था आपको पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन से इसका उपयोग हुआ है। इज इट योर्स? और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक। अब देखिए जिसमें क्या क्या शब्द कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। कई बार होता है क्या क्या शब्द कहाँ आते हैं? बीच में। यही देख लेते हैं, ये क्या है? कोई भी चीज़ देखते हैं, हम अननोन चीज़ को देखते हैं, उस अननोन चीज़ को देखने के बाद हमें एक हमारे अंदर से क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, जिसमें हम कहते हैं ये क्या है? अरे ये क्या है? तो इसमें क्या शब्द कहाँ आया? बीच में। सबसे पहले लगाएंगे व्हाट इज, ठीक है, इट। ये क्या है? ये क्या है? तुम पूछते हैं आप इतना खुश क्यों हो? क्वेश्चन मार्क। आप इतना खुश क्यों हो? देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? सेंटेंस के बीच में। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएंगे व्हाई। अब देखिएगा कौन खुश है? आप मतलब यू, यू के साथ आर, और ये क्या आ जाएगा? यू सो हैप्पी। आप इतना खुश क्यों है? ठीक है। तो इजारंग का प्रयोग हमने आज पढ़ा, और ऐसे सेंटेंस हम ज़्यादातर यूज करेंगे कि जो हमारे डेली यूज़ में आए, ठीक है। प्रयास करेंगे साथ साथ बोलने का। व्हाई आर यू सो हैप्पी? आप कितने, अब टेंसों को स्टेप बाय स्टेप रूप से
पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो आप अगर साथ बने रहें, जो जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, कमेंट भी करते रहें, जिससे हमें पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हमें पढ़ाते हुए भी अच्छा लगेगा। हाँ, वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, कुछ कारण थे, निजी कारण भी होते हैं जिस वजह से हम कर नहीं पाए। ठीक है, अब कंटिन्यूस क्लास चलेगी और ये क्लास जो होगी आगे आने वाली बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये आपके टेट के पेपर में भी आपको हेल्प करेगी, हाई स्कूल इंटर में भी हेल्प करेगी। जहाँ जहाँ भी टेंसों का प्रयोग होता है वहाँ वहाँ भी ये आपको हेल्प करेगी प्रत्येक कंपटीशन में। तो बहुत गहराई से, बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा, बस आप भी पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।